न्याय, जस्टिस, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में स्वीकृत एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य न्याय है। यह सामाजिक राजनीतिक जीवन अ, यह सामाजिक राजनीतिक जीवन का उद्देश्य है, जो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसी अन्य अवधारणाओं में समन्वय करता है। न्याय के सभी सिद्धांत मानवीय मानवीय संबंधित होते हैं, किसी प्राकृतिक घटना से नहीं। यह किसी भी समाज के प्रगतिशील एवं सभ्य होने के लिए एक आवश्यक शर्त। भारतीय ग्रंथों में न्याय न्याय की धर्म का पर्यायवाची माना गया है। न्याय का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द जस्टिस, लैटिन शब्द जस्ट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ बांधना, टाई। अतः इस दृष्टिकोण से न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होता है। समाज संबंधों की व्यवस्था व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से संबंधित होता है, जैसे पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, पति पत्नी, पड़ोसी आदि। इनके आधार पर उनके अधिकार इसके आधार पर उनके अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। इन्हीं कर्तव्यों और अधिकारों की व्यवस्था न्याय है। बा, बा, बारकर के अनुसार समाज के बीच विभिन्न संबंध होते हैं और उन संबंधों को अपने अपने आदर्श व मूल्य होते हैं। उन आदर्शों और मूल्यों को जोड़ने वाली व्यवस्था न्याय है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ते हैं। इसलिए बारकर के अनुसार न्याय वह व्यवस्था है जो इन मूल्यों को जोड़ता है। यह व्यवस्था कानून के माध्यम से साकार हो पाती है। अतः न्याय के लिए कानून आवश्यक है। यहाँ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि न्याय की समन्वयकारी प्रकृति ने ही इसे साकार रूप दिया है। हाथ में एक तुला लिए हुए और आंखों पर पट्टी बांधे हुए न्याय की मूर्ति यह दर्शाती है कि कानून के समक्ष सभी से समान है। ऐसी समानता किसी भी प्रकार के लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि की भिन्नता को महत्व नहीं देती है। आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो न्याय को सद्गुण के रूप में परिभाषित करते हैं। प्लेटो का विचार है कि न्याय मानवीय आत्मा की अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। उपयोगितावादियों ने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख सूत्र में न्याय की परिभाषा ढूंढने का प्रयास किया है। उदारवादियों के अनुसार उदारवादियों के अनुसार व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा एवं विधि और व्यवस्था की स्थापना को न्याय की संज्ञा दी गई है। समाजवादियों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति और मौलिक समानता की स्थापना ही न्याय है। गांधीवादी मान्यता के अनुसार स्वतंत्रता का पालन ही न्याय है। मार्क्सवादियों के अनुसार क्षमता के अनुसार कार्य, आवश्यकता के अनुसार वितरण ही न्याय है। भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों मनुस्मृति, नारद स्मृति इत्यादि में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा तथा पुरुषार्थ की सिद्धि को न्याय कहा गया है। गांधी जी ने स्वानुभूति के अनुरूप एवं कर्तव्य पालन को न्याय की संज्ञा दी है। चूंकि उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक जाति में ईश्वरत्व का अंश होता है, तो जो भी आत्मानुसार कार्य होगा वह न्यायपूर्ण ही होगा। इस तरह गांधी जी ने कांट की तरह न्याय की नैतिक व्याख्या की है और इसका चरमोत्कर्ष अपने सर्वोदयी दर्शन में अभिव्यक्त किया है। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत न्याय को वितरण का गुण राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत न्याय को वितरण का गुण प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। इसे दो अर्थों में समझा जा सकता है। नंबर एक, किसी भी व्यक्ति को उसका हक देना। नंबर दो, पुरस्कार या सजा द्वारा गलती को ठीक करना। यहाँ पहले अर्थ में न्याय का आशय समाज में अधिकार और कर्तव्य, भौतिक पदार्थ, प्रतिष्ठा, अवसर आदि के वितरण को सुनिश्चित करना है, जबकि दूसरे अर्थ में न्याय का संबंध कानून, व्यवस्था और दंड देने वाले नियमों की व्याख्या से होता है। जब किसी व्यक्ति को उसका हक उसके मानव होने के आधार पर दिया जाता है, तो वह न्याय प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस कहलाता है। जब व्यक्ति को कोई हक समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर दिया जाता है, तो वह परंपरागत न्याय, कन्वर्सेशनल जस्टिस कहलाता है। न्याय के प्रकार आधुनिक समय में मुख्यतः 4 प्रकार है। नंबर 1 कानूनी न्याय, नंबर 2 राजनीतिक न्याय, नंबर 3 सामाजिक न्याय, नंबर 4 आर्थिक न्याय। नंबर 1 कानूनी न्याय। कानूनी न्याय
न्याय के सिद्धांत का विधि या कानून के क्षेत्र में लागू किया जाना है। कानूनी न्याय के अंतर्गत मुख्यतः 2 बातें शामिल हैं। नंबर 1, ए न्याय के अनुसार कानून होना चाहिए, नंबर बी कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए। अतः कानूनी न्याय के लिए विधि का शासन या कानून का शासन अनिवार्य है। नंबर 2, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि देश की राजनीतिक प्रणाली और प्रक्रिया न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। प्रत्येक व्यक्ति को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले और सभी राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त हों। नंबर 2, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन है। देश की आर्थिक प्रणाली का संगठन इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें से अपनी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार हिस्सा प्राप्त कर सके। सभी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रताएं आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है। नंबर 4, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में व्यक्तियों के बीच अतर्कसंगत आधार पर भेदभाव न किया जाए। समाज के प्रत्येक सदस्य को समाज की एक सम्मानित इकाई के रूप में मान्यता मिले। विभिन्न प्रकार के सामाजिक अधिकार इसके लिए आवश्यक हैं। समकालीन समाज में सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को अधिक सुविधाएं देने के लिए भी किया जाता है और इस रूप में सामाजिक न्याय का सिद्धांत सकारात्मक विभेद के रूप में लागू होता है। न्याय के मानदंड क्राइटेरिया फॉर जस्टिस। आधुनिक प्रजातांत्रिक समाजों में न्याय के मुख्यतः 3 मानदंड निश्चित किए गए हैं। नंबर 1, समानता, नंबर 2, योग्यता मेरिट, नंबर 3, आवश्यकता नीड। सच्चे न्याय की प्राप्ति के लिए इन तीनों का समन्वय आवश्यक है। नंबर 1, समानता इक्वालिटी। वर्तमान में न्याय की मूलभूत मांग यही है कि जब तक विभेद का कोई तार्किक आधार न हो तब तक समाज में सभी लोगों को हक बराबर है। यहाँ समानता में प्रायः समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की मान्यता रहती है। नंबर 2, योग्यता मेरिट। इसमें योग्यता के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है और समाज के विभिन्न लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों या पुरस्कार को उचित ठहराया जाता है। नंबर 3, आवश्यकता नीड। प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसमें योग्यता या अयोग्यता को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो के सामाजिक राजनीतिक विवेचन का सबसे प्रमुख विचार उसका न्याय विचार है। प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति और राज्य दोनों के प्रथम सद्गुण वर्च्यू के रूप में मान्यता दी है। अर्थात न्याय ही शक्ति और राज्य दोनों का सबसे प्रमुख विशेषता और सर्वाधिक सर्वाधिक प्राप्य आदर्श है। प्लेटो ने न्याय की व्याख्या कानूनी आधार पर न करके नैतिक आधार पर की है। इसी कारण प्लेटो के दर्शन में न्याय शब्द मूलतः कर्तव्य पालन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ प्लेटो के इस प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत सच्चे न्याय की प्राप्ति के न्याय के मानदंड क्राइटेरिया फॉर जस्टिस। आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज में न्याय के मुख्यतः 3 मानदंड माने गए: समानता, योग्यता और आवश्यकता। सच्चे न्याय की प्राप्ति के लिए तीनों का समन्वय आवश्यक है। नंबर 1, समानता इक्वालिटी। वर्तमान में न्याय की मूलभूत मांग यही है कि जब तक विभेद का कोई तार्किक आधार न हो तब तक समाज में सभी लोगों के हक बराबर हैं। यहाँ समानता में प्रायः समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की मान्यता रहती है। नंबर 2, योग्यता मेरिट। इससे योग्यता के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है और समाज के विभिन्न लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों या पुरस्कार से उचित ठहराया जाता है। नंबर 3, आवश्यकता नीड। प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसमें योग्यता या अयोग्यता को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो के सामाजिक राजनीतिक विवेचन का सबसे प्रमुख विचार यह है उनका न्याय विचार है। प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति और राज्य के दोनों के प्रथम सद्गुण वर्च्यू के रूप में मान्यता दी है। अर्थात न्याय ही व्यक्ति और राज्य दोनों की सबसे प्रमुख विशेषता और सर्वाधिक प्राप्य आदर्श है। प्लेटो ने न्याय की व्याख्या कानूनी आधार पर न करके नैतिक आधार पर की है। इसी कारण प्लेटो के दर्शन में न्याय शब्द मूलतः कर्तव्य पालन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ प्लेटो के इस न्याय की तुलना गीता के स्वधर्म पालन से की जा सकती है, जिसका तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी वर्ण से संबंधित हो, स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 पक्ष हैं: नंबर 1, व्यक्ति के लिए न्याय, नंबर 2, समाज के लिए न्याय। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये हैं नंबर 1 का बुद्धिमत्ता ज्ञान, नंबर 2 का साहस वीरता, नंबर का तृष्णा सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति। नंबर 1, व्यक्ति के संदर्भ में न्याय। यहाँ न्याय का तात्पर्य है कि व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों गुणों का
उचित मात्रा में समन्वय होना चाहिए। प्लेटो व्यक्ति के संदर्भ में न्याय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। व्यक्ति द्वारा अपने गुण के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय कहलाता है। संक्षेप में अपने अपने स्वभाव के अनुरूप तदनुरूप कार्य करना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। इस रूप में प्लेटो का यह मानना है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके प्रकृति तथा स्वभाव के सर्वथा अनुकूल हो। नंबर 2, समाज राज्य के लिए न्याय। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप है। व्यक्ति की आत्मा में जो 3 गुण पाए जाते हैं, राज्य में उसका प्रतिनिधित्व 3 वर्ग करते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व शासक वर्ग, साहस का प्रतिनिधित्व योद्धा या सैनिक वर्ग और तृष्णा का प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग करते हैं। प्लेटो का मानना है कि राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ है राज्य के तीनों वर्गों द्वारा उनके लिए कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। उदाहरण स्वरूप योद्धा वर्ग के सदस्य को केवल राज्य की सुरक्षा से संबंधित कार्य करना चाहिए और उसे शासन संचालन या उत्पादन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का तात्पर्य अपने स्वभावानुरूप कार्यों का संपादन कर परस्पर सामंजस्य बनाए रखना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दार्शनिकों ने प्लेटो के न्याय संबंधी विचार की कुछ विशेषताओं का विवेचन किया है। नंबर 1, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्यात्मक विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, शासक वर्ग शासन का कार्य, योद्धा वर्ग रक्षा का कार्य, उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य। नंबर 2, प्लेटो का न्याय हस्तक्षेप नीति का सिद्धांत है। नंबर 3, प्लेटो का न्याय आत्म संयम का सिद्धांत है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों एवं आत्मा के विभिन्न गुणों में सामंजस्य एवं एकता बनाए रखना चाहते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी अवधारणा कानूनी अवधारणा न होकर एक नैतिक अवधारणा है। नंबर 4, प्लेटो का न्याय सिद्धांत रचनात्मक भी है। यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। राज्य विभिन्न प्रकार के निर्माणकारी घटकों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। आलोचना। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में न्याय सिद्धांत नहीं है। यह केवल कर्तव्य पालन से संबंधित एक नैतिक व्यवस्था है। बार्कर के अनुसार प्लेटो के न्याय में न्याय के कानूनी पक्ष की अवहेलना की है। नंबर 2, प्लेटो का न्याय सिद्धांत भेदमूलक एवं कुलीनतावादी है। प्लेटो समाज का विभाजन 3 असमान वर्गों में करते हैं। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह अनुकूल नहीं है। नंबर 3, आलोचक ये भी मानते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत तानाशाही या सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। आधुनिक समकालीन विचारक कार्ल पोपर के अनुसार प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में शासक वर्ग को ज्ञान का प्रतिनिधि मान लिया है। ऐसी स्थिति में शासक वर्ग के निर्णय को सदैव सही माना जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पाता है। नंबर 4, अरस्तू के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत अत्यधिक एकीकरण और अत्यधिक पृथकीकरण की भावना पर आधारित है। इससे एकता की स्थापना करने में कठिनाई होती है। नंबर 1, प्लेटो ऐसे प्रथम दार्शनिक हैं जिन्होंने न्याय का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके पूर्व प्रचलित कोई सिद्धांत व्यवस्थित एवं तर्कसंगत नहीं है। नंबर 2, प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति एवं राज्य दोनों से जोड़कर उसे व्यापक रूप प्रदान किया। अरस्तू का न्याय संबंधी मत। एक यथार्थवादी विचारक होने के नाते अरस्तू ने न्याय के आदर्श रूप की तुलना में उनके व्यवहारिक रूप पर विशेष बल दिया है। वे अरस्तू न्याय को मानवीय संबंधों के नियामक के रूप में स्वीकारते हैं। अरस्तू ने न्याय के प्रयोग क्षेत्र के आधार पर न्याय के 2 सिद्धांत दिए। नंबर 1, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और नंबर 2, प्रतिवर्ती या प्रतिशोधात्मक या प्रतीकारात्मक न्याय सिद्धांत करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी और रेमेडियल जस्टिस। नंबर 1, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अरस्तू वितरण न्याय के समर्थक थे। इनका संबंध सम्मान, हॉनर एवं धन संपदा वेल्थ के वितरण से है। इस सिद्धांत के अनुसार समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। समान एवं असमान के निर्धारण हेतु अरस्तू का मानना है कि प्रचलित कानून एवं प्रथाओं का सहारा लेना चाहिए। अरस्तू का मानना था कि पद प्रतिष्ठा एवं धन संपदा का वितरण अंकगणितीय रूप में न होकर ज्यामितीय अनुपात ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अरस्तू के इस वितरणामूलक न्याय का सार यह है कि जिस नागरिक ने जिस योग्यता एवं क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की है, राज्य के उद्देश्य पूर्ति में योगदान दिया है,
उसी अनुपात में उसे राज्य में पद, सम्मान, पुरस्कार या लाभ प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार यहाँ आनुपातिक समानता के आधार पर वितरण करने की बात कही गई है। स्पष्ट है कि सबको बराबर मात्रा में वितरण न करके प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए। योग्यता के मापदंड के रूप में अरस्तु सद्गुणों को स्वीकार करते हैं। अरस्तु के अनुसार योग्य एवं सक्षम व्यक्ति को अधिक सक्षम व्यक्ति को यदि अधिक पाने से रोका जाएगा तो उसके अंदर उत्पन्न असंतोष राज्य में विद्रोही धारणाओं को बढ़ावा देगा। नंबर 2, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक एवं शोधक न्याय। करेक्टिव और रेफरे और करेक्टिव और रेक्टिफिकेशनरी और रेमेडियल जस्टिस। प्रतिकारात्मक न्याय का उद्देश्य नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित एवं नियमित कर अन्याय का प्रतिकार करना है। यह मूलतः सुधारात्मक होता है, जिसमें किए गए अन्याय को सुधारा जाता है। अरस्तु के अनुसार प्रतिकारात्मक न्याय का संबंध नागरिकों के स्वैच्छिक एवं गैर स्वैच्छिक संबंधों एवं व्यवहारों से है। स्वैच्छिक संबंधों का तात्पर्य है समझौते पर आधारित ऐसे संबंध जिसमें संबंधित पक्षों की सहमति होती है, जैसे लेन देन के संबंध। गैर स्वैच्छिक संबंधों से तात्पर्य वैसे संबंधों से है जिसमें संबंधित पक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चोरी डकैती। स्वैच्छिक संबंधों से जुड़े हुए विषयों की तुलना आज के दीवानी मामलों से की जा सकती है, जबकि गैर स्वैच्छिक संबंधों से जुड़े हुए विषयों की तुलना फौजदारी मामलों से की जा सकती है। प्रतिकारात्मक न्याय का उद्देश्य इन दोनों क्षेत्रों में हुई गलती को सुधारना है। चूंकि इस न्याय में नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाले दोषों को सुधारा जाता है, इसलिए इसे शोधक न्याय, करेक्टिव जस्टिस कहते हैं। प्रतिकारात्मक न्याय की विशेषताएं। नंबर 1, प्रतिकारात्मक न्याय में पूर्ण समानता का सिद्धांत लागू किया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ अरस्तु अंकगणितीय रूप में स्वीकार करते हैं एवं लेन-देन के बीच योग्यता को आड़े नहीं आने देते। उनका मानना था कि लेन-देन एवं आपराधिक गतिविधियों में व्यक्ति के कृत्य को देखना चाहिए, योग्यता को नहीं। नंबर 2, यह अंकगणितीय आधार पर संचालित होता है और इसमें समान दूरी का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। नंबर 3, प्रतिकारात्मक न्याय न्यायाधीश का क्षेत्र है, इसे न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। नंबर 4, इस न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना या बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना है। अरस्तु का यह सिद्धांत न्याय की आधुनिक अवधारणा के निकट दिखाई देता है। इनका वितरण न्याय पूर्णतया स्थिति, स्टेटस क्यू के निकट दिखाई देता है। वहीं प्रतीकात्मक सिद्धांत में वर्तमान स्थिति में बदलाव की बात स्वीकारी जाती है, जो कुछ हद तक प्रगतिशीलता को स्वीकार्य हुई। आलोचना। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा कुलीनतावादी एवं विशिष्ट वर्गीय है, जिसका उद्देश्य समाज के धनी एवं पारंगत रूप से सक्षम वर्गों के हितों की पूर्ति करना है। नंबर 2, वितरण मूलक न्याय में विरोधाभास है। यहाँ एक तरफ आनुपातिक समानता के आधार पर पदों का बंटवारा सभी नागरिकों में करने की बात की जाती है, दूसरी ओर सद्गुणी व्यक्ति कम होते हैं, सभी नहीं। अतः सिर्फ कुछ को सम्मान या पुरस्कार प्राप्त होगा, सभी को नहीं। नंबर 3, वितरण मूलक न्याय की अवधारणा को आधुनिक युग में व्यवहार में लाना कठिन है। इसका कारण है कि राज्य के नागरिकों के अनुपात में राजकीय पद इतने कम हैं कि वे अपने सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार पद प्रदान नहीं कर सकता। नंबर 4, आधुनिक युग में योग्यता का अर्थ है तीव्र बुद्धि, जबकि अरस्तु की योग्यता का आशय सद्गुण या नैतिक चरित्र से है। महत्व। नंबर 1, अरस्तु पहले ऐसे प्रमुख दार्शनिक हैं जिन्होंने न्याय के सिद्धांतों को व्यवहारिक जगत में यथार्थ रूप से लागू करने का प्रयास किया। दूसरा, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांत थोड़े भिन्न रूप में आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण स्वरूप, स्वैच्छिक संबंधों की तुलना आज भी दीवानी मामलों और गैर स्वैच्छिक संबंधों की तुलना फौजदारी मामले से की जाती है। नंबर 3, वितरण मूलक न्याय का सिद्धांत भी थोड़े संशोधन के साथ वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है। न्याय का उपयोगितावादी सिद्धांत डेविड ह्यूम, बेंथम, मिल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्याय संबंधी मत उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ह्यूम के दर्शन में उपयोगितावाद की प्रारंभिक स्थिति दिखाई देती है, जब वे कहते हैं कि न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। बेंथम ने इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा कि केवल अधिकतम व्यक्तियों का
अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही समाज में सही और गलत तथा न्याय और अन्याय का मानदंड हो सकता है। दूसरे शब्दों में केवल उन्हीं नीतियों को न्यायसंगत माना जा सकता है जो अधिकतम सदस्यों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करती हैं। बेंथम के अनुसार भिन्न-भिन्न सुखों में गुणात्मक अंतर न होकर केवल परिमाणात्मक अंतर क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। जे.एस. मिल सुखों में परिमाणात्मक अंतर के साथ-साथ उनकी उसकी गुणवत्ता को भी महत्व देते हैं। उनके अनुसार केवल उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख का अनुभव कर सकता है। यहाँ वे न्याय को वैयक्तिक स्वतंत्रता, अधिकार, मानव कल्याण से संबंधित नियमों एवं कानूनों से जोड़ते हैं। न्याय के इस उपयुक्ततावादी सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएँ हैं, जो उसे पहले के उदारवादी न्याय सिद्धांतों से भिन्न बनाती हैं। नंबर 1, न्याय का उद्देश्य ईश्वरीय, दैवी या प्राकृतिक नहीं थे। सुख, भलाई, कल्याण आदि की धारणाएँ व्यक्ति के भौतिक एवं दैनिक जीवन से संबंधित हैं। नंबर 2, परंपरागत रीति-रिवाजों एवं कानूनों को मानवीय विकास एवं मानवीय हित के संदर्भ में ही उचित या अनुचित कहा जा सकता है। जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार। जॉन रॉल्स मूलतः एक उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये माना कि समाज के लिए अपेक्षित सद्गुणों में न्याय का स्थान प्रथम एवं प्रधान है। प्लेटो की भांति रॉल्स भी ये मानते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम एवं प्रधान सद्गुण है, अर्थात सभी सामाजिक संस्थाएं न्याय के आधार पर ही अपनी औचित्यपूर्णता को सिद्ध कर सकती हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत का उद्देश्य प्रक्रिया या नियमों की खोज होनी चाहिए। यदि प्रक्रिया या नियम निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण है, तो परिणाम भी न्यायपूर्ण होगा। अतः रॉल्स ने निष्पक्षता पर आधारित प्रक्रिया या नियमों की खोज को अपने न्याय सिद्धांत का केंद्रबिंदु माना है। रॉल्स अपने न्याय विचार को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा देते हैं, जिसका आशय है कि न्याय का जो भी सिद्धांत सर्वसम्मत ढंग से स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके प्रयोग के उपरांत जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। रॉल्स के अनुसार न्याय की मुख्य समस्या प्राथमिक वस्तुओं, प्राइमरी गुड्स के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। प्राथमिक वस्तुओं से इनका आशय स्वतंत्रता, अधिकार, शक्ति, अवसर, आय, संपत्ति एवं आत्मसम्मान के साधनों से है। इस वितरण को रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत द्वारा संभव मानते हैं। न्याय के निष्पक्ष नियमों की खोज के संदर्भ में रॉल्स ने सर्वप्रथम एक मूल स्थिति का वर्णन किया है। रॉल्स कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत से पृथक करके एक काल्पनिक स्थिति में रख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति हीनतम स्थिति में होने की आशंका से ग्रस्त हो जाएंगे। रॉल्स इस काल्पनिक स्थिति को मूल स्थिति का नाम देते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति अज्ञान के पर्दे के पीछे होते हैं। इस अवस्था में रॉल्स का कहना है कि सभी लोगों की एक मांग होगी, हीनतम स्थिति वालों के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय सभी लोग न्याय के निम्नवत सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे। नंबर ए, सभी व्यक्तियों को बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार मिलना चाहिए और यही अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए। रॉल्स इसे समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं। नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं कि नंबर एक, सबसे कमजोर स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। रॉल्स इसे भेदमूलक सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2, ये विषमताएं उन पदों या स्थितियों से जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। इसे अवसर की उचित समानता का सिद्धांत कहते हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि उसने सीधे बाजार व्यवस्था को प्रक्रियात्मक न्याय व्यवस्था का प्रारूप नहीं स्वीकारा, जैसा कि हेयक, फ्रीडमैन एवं नॉजिक जैसे उदारवादियों ने किया। अपितु रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न करते हैं। भेदमूलक सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी विशेष पुरस्कार पाने का अधिकारी होगा जब वह अपनी प्रतिभा का प्रयोग हीनतम लोगों के कल्याण के लिए करने को तैयार हो। प्रश्न ये उठता है कि वे ऐसा वे करेंगे क्यों? इस पर रॉल्स का कहना है कि हमारा सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित है। रॉल्स के अनुसार व्यक्ति ने जो कुछ उपार्जित किया है, शिक्षा, हुनर, कौशल और कारीगरी, उसके पीछे न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज का हाथ है। इसलिए समाज की व्यापक भलाई की दृष्टि से यह जरूरी है कि आय और संसाधन इस प्रकार बटे हों जिससे सामूहिक हितों की सिद्धि हो सके। रॉल्स कहते हैं कि समाज रूपी श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इसकी सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा, क्योंकि कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं होती। यह प्रक्रिया दोहराते रहने पर ही पूरा समाज सुदृढ़ हो सकेगा एवं यही न्याय की उचित एवं आदर्श व्यवस्था होगी। रॉल्स के अनुसार सरकार द्वारा आय का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाए जिससे कि दीनहीन वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित हो।
समाज में अमीर एवं गरीब के बीच विषमताएँ ही हैं। स्वयं गरीबों के बीच गरीबों के बीच भी काफ़ी असमानताएँ हैं। इसलिए गरीबों में जो ज़्यादा गरीब हैं, उन्हें आय का अधिक हस्तांतरण किया जाए। उदाहरण स्वरूप नौकरी से अवकाश प्राप्त लोगों, गरीब लोगों, विधवाओं, अनाथ बच्चों, अपंग व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास के बारे में पहले विचार किया जाए। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ों में जो तबके अगड़े हैं, उनको पिछड़ों की सूची से निकालकर एक प्रकार से रॉल्स के न्याय सिद्धांत की ही पुष्टि की है। रॉल्स का यह कहना है कि जो लोग ऊंची प्रतिभा रखते हैं, उन्हें योग्यता अनुसार अधिक पुरस्कार मिले। यह संगत है, परंतु इससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि कम योग्यता और कम क्षमता रखने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति की जाए। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। जस्टिस इज नॉट एन एथनिक ऑफ रिवार्ड बट एन एथनिक ऑफ रेडनेस। समालोचना समालोचना है नंबर 1। रॉल्स पर पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने का आरोप लगता है। धनवान धनवान के विशेषाधिकार को यह सुरक्षित रखता हुआ दिखाई देता है। उनका उनके लाभ से निर्धन का भी कल्याण होगा, किंतु रॉल्स ये स्पष्ट नहीं करते कि उनके लाभ का बहुतायत भार निम्न वर्ग के कल्याण हेतु कैसे खर्च हो। नंबर 2। इस सिद्धांत में विरोधाभास दिखता है। पहला सिद्धांत सभी के लिए समान स्वतंत्रता की मांग करता है, वहीं दूसरा सिद्धांत असमानता को न्यायोचित ठहराता है। नंबर 3। स्वतंत्रता के विचार के समर्थकों का आरोप है कि रॉल्स समानता को महत्ता देकर स्वतंत्रता का बलिदान कर देते हैं। इन विचारकों का मानना है कि योग्य लोगों को हीन लोगों के सहयोग हेतु विवश क्यों किया जाए। नंबर 4। असमान एवं विषमतापूर्ण समाज में स्वतंत्रता की भी कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली वर्ग कमजोर पर नियंत्रण कर लेगा। महत्व। नंबर 2। रॉल्स का न्याय सिद्धांत समकालीन युग में न्याय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। रॉल्स ने उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया है। रॉल्स के पूर्व उदारवादी न्याय में उपयोगितावादी न्याय का सिद्धांत प्रचलित था, जिसके अनुसार न्याय का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख। नैतिक दृष्टि से यह गलत सिद्धांत है, क्योंकि यह समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्ति की बात की गई है। नंबर 2। रॉल्स का न्याय सिद्धांत बाजार, समाज और कल्याणकारी राज्य का समन्वय करता है, तो जो कि समकालीन राजनीतिक दर्शन की एक प्रमुख समस्या थी। नंबर 3। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा समानता, स्वतंत्रता, न्याय के मध्य संबंधों की विवेचना की और यह दिखाया कि तीनों का सह अस्तित्व संभव है। नंबर 4। कुछ विचारक ये मानते हैं कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। यहाँ विकासशील राष्ट्रों को निम्न सुविधा प्राप्त वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इनके लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर भी रॉल्स का न्याय सिद्धांत महत्ता रखता है, क्योंकि रॉल्स स्पष्ट करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। नॉजिक का न्याय सिद्धांत नॉजिक का न्याय सिद्धांत योग्यतावादी न्याय सिद्धांत एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाता है। नॉजिक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों में विश्वास नहीं रखता और राज्य के हस्तक्षेप को संशय की दृष्टि से देखते हैं। नॉजिक न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यदि अतीत में कोई गलत संपत्ति हस्तांतरण हुआ है, तो ही उसे तभी उसे बदला जाए। सही ढंग से हुए संपत्ति के हस्तांतरण को राज्य द्वारा छोड़ना गलत होगा। वे स्पष्ट करते हैं कि लोगों की अतीत की परिस्थितियों एवं कार्यों के आधार पर वर्तमान स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं, उसे वितरण के स्तर पर बदलना विनाशकारी होगा। इस प्रकार नॉजिक राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यक्रम के अवैध बताते हैं, क्योंकि राज्य द्वारा व्यक्ति के संपदा के अधिकारों में हस्तक्षेप का अर्थ व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होगा। नॉजिक के अनुसार कोई संपत्ति का अधिग्रहण तभी गलत होगा जब वह दूसरों की स्थिति पहले से खराब कर दे। उदाहरणार्थ, नॉजिक का कहना है कि कोई यदि प्राण रक्षक दवा बनाकर महंगे दाम पर बेचे तो यह उचित है, किंतु दूसरों को वैसी दवा बनाने न दे, यह अनुचित होगा। किंतु मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत हो और उस पर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण को राज्य मान्यता न दे। इस प्रकार नॉजिक न्याय की स्थापना हेतु निम्नलिखित बात को रखते हैं।
नंबर 1 ना तो राज्य विहीन स्थिति अच्छी है और ना ही एक ऐसा राज्य अच्छा है जो संपत्ति का वितरण करे। नंबर 2 राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में एवं न्यूनतम राज्य के रूप में होना चाहिए। नंबर 3 लॉजिक के अनुसार दरिद्रहीन एवं वंचित लोग अपनी मदद स्वयं करें अन्यथा उन्हें अमीरों की दया पर खैराती व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ेगा। नंबर 4 योग्यतावादी योग्यतावादी के समर्थन में योग्यतावादी के समर्थन स योग्यतावादी के समर्थन के क्रम में लॉजिक का कहना है कि जिनके पास योग्यता होगी वह वस्तु एवं सुविधाओं को पाएगा। स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह नकारते हुए लॉजिक खुली बाजार व्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं और समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से व्याप्त असंतुलन को दूर करने की कोई बात नहीं करते हैं। महत्व नंबर 1 लॉजिक ने न्याय का एक ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें योग्यता को विशेष महत्व दिया गया है। आज लगभग सभी विचारक इस बात से सहमत हैं कि आवश्यकता के साथ-साथ योग्यता भी एक अनिवार्य तत्व है। नंबर 2 लॉजिक ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति संशय या विरोध प्रकट किया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय का परस्पर संबंध स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है और इस दृष्टि से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। वैसे तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तब ऐसी स्थिति में संघर्ष के समाधान का कार्य न्याय की अवधारणा के आधार पर ही किया जाता है। अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है कि न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता एवं समानता तथा इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के परस्पर संबंध का चित्रण इस प्रकार से किया जा सकता है। स्वतंत्रता और न्याय स्वतंत्रता और न्याय जो समाज मनुष्य को नागरिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, उसे ही हम न्यायपूर्ण समाज कहते हैं। किंतु इन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई भी ऐसा कृत्य न करे जिससे अन्य लोगों को सर्व स्वतंत्रता से वंचित होना पड़े। न्याय की यह मांग है कि सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं करनी चाहिए और वह इसे न्यायसंगत माना जाता है। परंतु संकट काल में नागरिक शक्तियों को कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है। खासकर जब राष्ट्र की अखंडता पर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसे उचित ही माना जा सकता है। इसी भांति कुछ विशेष वर्गों के स्वतंत्रता को भी सीमित करके शोषित वर्ग को अधिकार प्रदान करने का राज्य का प्रयास सर्वथा न्यायसंगत माना जाएगा, क्योंकि वंचित वर्ग को भी स्वतंत्रता के उपभोग का वैसा ही अधिकार है जितना समाज के अन्य वर्गों को। निष्कर्ष रूप में अन्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। वस्तुतः उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन समतावाद करता है, जो तात्विक न्याय में जो तात्विक न्याय में विश्वास करने के न्याय की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता को सीमित करना उचित ठहराते हैं, बशर्ते समाज में उससे समता स्थापित हो। समतावादियों का मानना है कि समता सदैव न्यायसंगत होती है, जबकि विषमता को न्यायसंगत ठहराने के लिए तर्कों की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ वे स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं जो अरस्तू से प्रेरित हैं एवं इनका मानना है कि न्याय केवल प्रक्रिया तक ही सीमित होना चाहिए। इनके अनुसार समता रूपी न्याय पाने के क्रम में यदि स्वतंत्रता में कटौती की जाएगी तो वह तनाव एवं कलह को बढ़ावा देगी। वस्तुतः न्याय केवल प्रक्रिया का विषय है, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होना चाहिए। न्याय का सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य टकराव की स्थिति में संपूर्ण समाज के हित को ही सर्वोपरि समझा जाए। इस क्रम में उठने वाली दुविधापूर्ण समस्याओं का समाधान न्याय के सिद्धांत के आधार पर किया जाए। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि न्याय का सिद्धांत न सिर्फ व्यक्ति व व्यक्ति के बीच ही समन्वय पैदा करता है, बल्कि विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का भी साधन है। धन्यवाद।